सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। आइए 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जिस क्वेश्चन को कभी कभी मैं स्किप कर देता हूं, है ना। तो अगर कोई स्किप करता नहीं हूं, अनजाने में स्किप हो जाता है, तो अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए कभी भी, तो आप बहुत ज़्यादा बखेरा मत खड़ा किया कीजिए। उसको लास्ट में जब डिस्कशन खत्म हो जाता है तो लिख दिया कीजिए कि सर ये क्वेश्चन स्किप हो गया है, ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। मैंने पूरा बुक जो आपका है एनालिसिस किया है, तो कुछ क्वेश्चन कुछ कुछ सेट में इंटरमीडिएट का भी हमने देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि अपने यहाँ 11th-12th के स्पेशल गुरुदेव हैं कौशलेंद्र सर, मैं एक दिन ऐसा करूँगा कि पूरा का पूरा 10 सेट में जितने भी 11th-12th के क्वेश्चन हैं उनको एक साथ एंट्री करा के आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा और पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। चलिए, पेशेंस रखने से कुछ होगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा। आओ मेरे दोस्त, यदि ए बी और सी एक त्रिघात समीकरण को संतुष्ट करता है तो बताइए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, त्रिघात समीकरण का क्या कंसेप्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यह है त्रिघात समीकरण। अगर त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 मूल होंगे, है ना। यहां पर आपको 3 बातों का ख्याल रखना होगा। क्या? मूलों का योगफल, ध्यान दीजिए, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। ये जो मूलों का योग है ना मित्र, ये हमारा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। दूसरा, दो दो मूलों का जो गुणनफल है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आपका सी बाई ए है, ठीक है। और तीसरा, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का गुणनफल जो है वो डी बाई ए होता है। इस बात का ख्याल अवश्य रखा कीजिए। अब जैसे देखिए, इस त्रिघात समीकरण को ए बी और सी तीनों सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इस त्रिघात समीकरण का ये तीनों शून्यक है, ठीक है। त्रिघात समीकरण का ये तीनों रूट है। बराबर में 0 नहीं लिखा होता तो ये बहुपद होता, वैसे स्थिति में ये शून्यक कहलाता। लेकिन बराबर में 0 है तब तो ये इक्वेशन है, और इक्वेशन के लिए रूट कहलाएगा, ठीक है। आपको किसका मान चाहिए? 1/a 1/b 1/c का। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। यहाँ आपको ए बी सी दिखेगा, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर मेरे मित्र हमारा सी ए है, और यहाँ हमारा ए बी है। आप ध्यान से देखिए, इसको एलसीएम लेने के बाद मेरे मित्र जो आपको ऊपर दिख रहा है वो आपका यहाँ है, और जो आपको नीचे दिख रहा है वो आपका यहाँ है। यानी इन दोनों कंसेप्ट का प्रयोग करके आप इन दोनों को फाइंड कर लीजिए। चूंकि इस समीकरण का मूल ए बी सी है, तो अगर अभी हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों मूलों का गुणनफल निकालें, वो माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। माइनस डी आपका खुदे है 1, और ए आपका कुछ भी नहीं तो 1, यानी कि ये आपका -1 है, ठीक है। और ए बी बी सी, ठीक है, मतलब दो दो मूल का जो गुणनफल है उसका जो योग होगा वो मेरे मित्र सी बाई ए होगा। सी किसको कहते हैं? अब देखिए, एक्स क्यूब का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक सी है, और ये अचर पद है। तो आप यहां देखिए, सी है कौन? एक्स का गुणांक यही सी होता है। तो सी आपका मित्र मेरे 2 हो गया। ए, एक्स क्यूब का गुणांक आपका ए होता है। फाइनली ये कितना आ गया? 2 आ गया। आप आराम से यहां बैठा सकते हो, ऊपर में 2 है, और मित्र ये हमारा -1 है। फाइनली आंसर -2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपके पास इतनी सी जानकारी तो होना चाहिए। मेरे दोस्त, अर्जुन बैच में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों इसलिए मर्ज रखा जा रहा है ताकि कम समय में आपको बेटर क्वालिटी दे पाऊं। मुझे क्या दिक्कत है, अगर मान लीजिए एक 2 चैप्टर को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं तो आपसे आप ही को बेनिफिट है।
अगर मैं लाइव में कराऊंगा तो मान लो प्रॉफिट लॉस है, पूरा अर्थमेटिक है। अब प्रॉफिट लॉस से हम 20 क्वेश्चन करा के निकल जाएंगे तो आपको कोई अनुभव हो पाएगा नहीं ना। इसलिए हमने देखा कि जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो आपको बेस्ट किया, आपको 60 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में दिए, इससे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो आप लोग अपना बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, आप लोग बस ऑब्जेक्शन करना सीख गए हैं। ऑब्जेक्शन करने से सिलेक्शन अगर हो जाए तो आप दिन रात ऑब्जेक्शन कीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। आपके लिए क्या बेहतर है हम वो कर रहे हैं। तो आपका भी इस समय जिम्मेदारी यही बनता है कि आप ये देखिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो जो बेस्ट है आप वो लीजिए। बाकी अगर आप ऑब्जेक्शन इस तरीके से करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर जितना कम समय है उसके अनुसार हम जैसे कर सकेंगे वैसे करेंगे, क्या ही दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो गांव घर में फॉर्मूला नहीं है, जिसके लिए जितना सोचो वो उतना ही बांस करता है। तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है हम वो कर रहे हैं, तुम्हारा दिमागे काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें, हैं? चलो, इसका मतलब तुम योग्य विद्यार्थी हो ही नहीं, और जब योग्य नहीं हो तो फिर सिलेक्शन का क्या होगा वो तुम समझ लो। देखो, त्रिभुज की माध्यिका, जिसका 10 दिन में पेपर रहेगा, अब वो लाइव खोज रहा है। चलो ध्यान दो। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है। मेरे मित्र देखो, अब ये प्रतिच्छेदन बिंदु की बात कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। त्रिभुज की माध्यिका जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड जिसे ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, इसे मिड सेंटर भी कहा जाता है। चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, सेंट्रॉइड का मतलब तो आप जानते हो केंद्रक होता है। आप ग्रेविटी का मतलब भी जानते हो, है ना। मध्य सॉरी गुरुत्व केंद्र इसी को बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, और मेरे मित्र ये मिड सेंटर है, मध्य केंद्र है। इसके बाद यहां देखो, ये परिकेंद्र क्या है। मेरे दोस्त एक एक बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। परिकेंद्र का मतलब होता है सरकम सेंटर। ठीक है सरकम सेंटर। मित्र यहां देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों भुजा का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों भुजा का जो लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है, तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है मित्र मेरे, इसी बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है। यही परिकेंद्र है। ठीक है, परिकेंद्र वो केंद्र है जिससे तीनों शीर्षों के बीच की दूरी एक समान होती है। ठीक, क्यों समान होती है, क्योंकि यहां तीनों ही शीर्ष से होकर एक सर्कल गुजरता है। ठीक है, और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। ठीक है, तो याद ये रखना है, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक, तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात इन सेंटर, एकदम ध्यान से देखना, ये इन सेंटर क्या है, अंतः केंद्र क्या है। मेरे दोस्त, अंतः केंद्र जैसे एक त्रिभुज है ना, आप कहोगे हाँ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। ठीक है, तीनों अंतःकोण का जो बाइसेक्टर है जहां मिलता है, यही मेरे मित्र अंतः केंद्र है, इसी को इन सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो माध्यिका, पहले माध्यिका किसको कहते हैं, सुन लो पहले। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ये मेरे दोस्त मीडियन है। ठीक है,
और आपको इतना अवश्य पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। एक मीडियन हो गया, दूसरा मीडियन हो गया, और ये तीसरा मीडियन हो गया, ठीक है। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, यही हमारा मिड सेंटर होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यिका ये केंद्रक जो है वो माध्यिका को 2:1 में बांटती है, ठीक है भाई। कहोगे हाँ सर। अब यहां पर एक पॉइंट की जानकारी आपको और होना चाहिए, और वो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जिसे कि आप लंब केंद्र कहते हो। अब मेरे मित्र लंब केंद्र क्या होता है, पहले आप ये जान लो थोड़ा सा। एक्चुअली ऑर्थो सेंटर के लिए मेरे मित्र किसी त्रिभुज के तीनों परपेंडिकुलर, किसी ट्रेंगल का तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है मित्र, ये जो हमारा पॉइंट है यही हमारा ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ध्यान रखना, त्रिभुज का तीनों लंब जहां मिलेगा लंब केंद्र है, तीनों अंतःकोण का समद्विभाजक जहां मिलेगा अंतः केंद्र है, और तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक जहां मिलेगा परिकेंद्र है। दो बात का ख्याल अवश्य रखना, जो स्पेशल केस है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल, ये जो अंतः केंद्र है ना, इस सभी त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज में, सभी प्रकार के ट्रेंगल में इन सेंटर ट्रेंगल के अंदर पाया जाता है। ट्रेंगल के अंदर ही स्थित होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन माध्यिका के साथ भी यही बात है। ये जो केंद्रक है ना, ये भी सभी त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। ये भी बिल्कुल त्रिभुज के अंदर ही होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज के अंदर, ठीक है, त्रिभुज के अंदर। लेकिन मेरे मित्र इतना याद रखना, ये दो सबसे खतरनाक है, ये खतरनाक है और ये भी खतरनाक है, इसलिए इसके बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देता हूं बगल में, ताकि आपको कुछ लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो मित्र मेरे, बात यहां पर ऑर्थो सेंटर की है। ऑर्थो सेंटर जिसे आप लंब केंद्र कहते हो, लंब केंद्र, ठीक। और इधर मेरे दोस्त हम आपको क्या करेंगे, सरकम सेंटर के बारे में आपको, इस सरकम सेंटर, इसका पोजीशन बता रहे हैं, परिकेंद्र। देखो 3 प्रकार के त्रिभुज में हम आपको डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। एक्यूट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, मेरे मित्र न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र है ना, तीनों ही लंब बिल्कुल त्रिभुज के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर पाया जाता है, त्रिभुज के अंदर, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का इंग्लिश क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये मेरे दोस्त अति महत्वपूर्ण है, इस बारे में अवश्य ध्यान रखना। लंब केंद्र जो है वो समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है, तो देखिए आप लंब खींचिए, यहां से मेरे दोस्त इस तरह से लंब खींचेंगे, ऑलरेडी खींचा हुआ है। आपको पता होना चाहिए किसी शीर्ष से आधार पर एक और एक केवल एक ही लंब डाला जा सकता है, जो ऑलरेडी डाला हुआ है। अब यहां देखिए, यहां से जब आप इस पे खींचिएगा तो ऑलरेडी लंब खींचा हुआ है, यानी यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, और यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, दोनों यहीं पर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 परपेंडिकुलर यहां है, और यहां से जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो ये कहां आगे जाके थोड़े टकराएगा, यानी यहीं पर तीनों परपेंडिकुलर टकरा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है वो उस शीर्ष पर होता है जहां समकोण त्रिभुज बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, समकोणीय शीर्ष पर, समकोणीय शीर्ष पर, ठीक है।
और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज में देखिए कहाँ होता है, समझिएगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक लंब आप यहां से डाल दिए, कहोगे हाँ सर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, आप यहां से इस पर लंब डाल सकते हो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, आप यहां से इस पर लंब डाल सकते हो। आज तीनों लंब एक दूसरे को कहाँ टकरा रही है, त्रिभुज के बाहर, तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज के बाहर। इसलिए याद रखना मेरे दोस्त, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होते हैं वो त्रिभुज के बाहर होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होते हैं वो त्रिभुज के बाहर होते हैं, बाहर, ठीक है। और इसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, अब न्यून कोण में तो अंदर ही होते हैं, है ना। न्यून कोण में सभी प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज में सभी प्रकार का केंद्र जो है वो त्रिभुज के अंदर ही होते हैं, अंदर ही। प्रॉब्लम कहाँ होता है, दो जगहों पे, एक समकोण त्रिभुज पे होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा अधिक कोण त्रिभुज में। अब आप गौर से देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। अधिक कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है मेरे मित्र। क्या होगा परिकेंद्र कहते किसको हैं, भुजा का लंब समद्विभाजक खींच दिए, भुजा का लंब समद्विभाजक खींच दिए, भुजा का लंब समद्विभाजक खींच दिए, ठीक है। तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक आज आप देखिए कहाँ मिल रहा है, आपको पता है, आज मिल रहा है कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो किसी त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी त्रिभुज का, सॉरी, समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, ठीक है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। यही कारण है कि ये जो सरकम रेडियस होती है वो कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा परित्रिज्या, किसमें, समकोण त्रिभुज में। अब अधिक कोण त्रिभुज में भी देख ही लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में लास्ट है, लास्ट को थोड़ा समझ लीजिए। ये कहते किसको हैं, परिकेंद्र, भुजा का लंब समद्विभाजक। इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे ऐसे खींचा जाएगा बाइसेक्टर, लेकिन जब आप इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा, ऐसे। और इसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो बिल्कुल ऐसे खींचाएगा। इसका क्या मतलब है कि तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक त्रिभुज के बाहर मिलता है। इसलिए याद रखना अधिक कोण त्रिभुज में भी परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तीनों माध्यिका जहां कटेगा वो केंद्रक है, तीनों अंतःकोण का समद्विभाजक जहां मिलेगा अंतः केंद्र है, तीनों भुजा का लंब समद्विभाजक जहां मिलेगा वो परिकेंद्र है, और तीनों शीर्षलंब जहां मिलेगा वो लंब केंद्र है ना। परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, सभी त्रिभुज, ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में सभी प्रकार के सेंटर त्रिभुज के अंदर होते हैं। हालांकि केंद्रक और अंतः केंद्र हर प्रकार के त्रिभुज में अंदर ही होते हैं। महत्वपूर्ण ये दोनों है, लंब केंद्र और परिकेंद्र, यहाँ टेंशन होता है। लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष पर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है। उसी प्रकार परिकेंद्र भी न्यून कोण में अंदर होता है, समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर ले, कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब बैक करते हैं, बैक थोड़ा देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट करना चाहोगे कर लो। आपने बोला था 50 क्वेश्चन मिसलेनियस के लिए, कहाँ है, क्या 50 क्वेश्चन मिसलेनियस, यहीं पर तो है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, आप कंफ्यूजन में क्यों जी रहे हो मेरे दोस्त, क्या मैंने कह दिया आपको। चलो अब मेरे भाई आते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिभुज के आधार, ठीक है, संगत चौड़ाई से 6 सेमी अधिक है, संगत चौड़ाई नहीं, संगत ऊंचाई, ठीक है। तो किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई से 6 मीटर अधिक है, सॉरी सेमी अधिक है। तो ऐसा करो, चौड़ाई को मेरे मित्र क्या कर लो, चौड़ाई नहीं है ऊंचाई है, ऊंचाई को x मान लो, आधार क्या होगा
ऊंचाई से 6 अधिक होगा, x प्लस 6 होगा। आपको पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और मेरे मित्र यही एरिया कितना है, 108। ठीक है, क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर यहाँ से x और x प्लस 6 बराबर हो जाएगा, अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 216 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यहाँ क्या करना चाहिए, ऑप्शन पुट करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पुट करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप x का मान 12 रख दो, x का मान जैसे ही 12 रखोगे, 12 और 6 ही मेरे दोस्त हो जाएगा 18, 18 गुना 12 216 हो जाएगा। हमसे कहा आधार की लंबाई क्या होगी, तो मेरे दोस्त हमने तो यहाँ पे x का मान 12 रखा है ना, लेकिन 12 हमारा, यहाँ ध्यान से देखो, क्या 12 हमारा आंसर जाएगा, ये भी चेक करना होगा। अरे 12 तो आपका हाइट बनेगा ना, 12 और 6 कितने हैं, 18, 18 आपका बेस बनेगा, और बेस किसी भी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं ये जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं ये जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, रेज योर हैंड, सभी लोग बताएंगे कितने लोगों का सही हुआ है। चलो, थैंक यू। अरे अर्जुन बैच यार, हम कब बोले मिसलेनियस का है, अर्जुन बैच यार चैप्टर वाइज है, क्यों आकर के यूट्यूब पर गंदा संदा बात फैला रहे हो, हैं, सबको भ्रमित क्यों कर रहे हो, बताओ। मतलब ये चाह रहे हो कि यूट्यूब पे क्लास ही नहीं हो, हैं, गंदगी क्यों फैला रहे हो। वहां पर चैप्टर वाइज हो रहा है, वहां पर 50 क्वेश्चन मिसलेनियस कहां से आ गया। शुरू से ही बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, झूठ मूठ का रेता फैला रहे हो। इसका मत, देखो यहां पर, देखो मेरे दोस्त ध्यान से देखते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता है, उसे वस्तु का क्रय मूल्य इतना परसेंट का लाभ होता है। अच्छा ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मेरे मित्र देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जब 16% का छूट देता है तो इतना में बेचता है, और जब वो कोई छूट नहीं देता यानी एमआरपी पे ही बेच देता है तो उसे 28% का लाभ होता है। वस्तु का सीपी कितना होगा, आओ देखो ध्यान दो। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं, कहोगे क्या, मेरे मित्र एमआरपी पर 16% की छूट देते हैं, यानी कि एमआरपी के 84% पे जब हम बेचते हैं, एमआरपी अपने आप में 100% होता है, जिस पर जब हम 16% की छूट देते हैं ना, ठीक है, एमआरपी अपने आप में 100% होता है, जब हम उस पर 16% की छूट देते हैं, ध्यान दो, यानी 84% में बेचते हैं, तो बेचते हैं 403.20 पर, है ना। अब मेरे मित्र यहाँ से डेसिमल हटाओ, 2 जीरो आएगा, जो कटने वाला है उसको काट दो। अब देखो यहाँ से 12 सत्ते 84, 12 दूनी 36, बच जाएंगे 4, सॉरी 12 तिया 36 होता है, फिर 12 तिया 36, और मेरे दोस्त 12 छके 72। यहाँ 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए 7 अठे 56, ठीक, लड़का डेविएट कर दिया यार, 7 चौके 28 बचेगा 5, 7 अठे 56। फाइनली आप एमपी देख लो कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, अब 480 हमारा एमपी हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहा कि अगर कुछ भी डिस्काउंट नहीं दें तो हमें 28% का लाभ होता है। कुछ भी डिस्काउंट नहीं देने का क्या मतलब है कि एमआरपी पे ही बेच दो। तो जब एमआरपी पर बेचते हो तो 28% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी ये 480 जो हमारा एसपी है ना, वो 28% के लाभ वाला एसपी है। ठीक है, अब 28% के लाभ वाला एसपी क्या होता है, 128%, है ना। हमें चाहिए सीपी, तो 100% का मान निकाल लो, बस हो गया। अब जैसे 100% का मान निकालोगे, 16 तिया 48, 16 ठे 128। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देख लेते हैं 125 तिया 375, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका मेरे दोस्त सीपी हो गया। 375 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
मत लो अर्जुन बैच, कोई मत लो। जब इतना तुम लोग को भरोसे मेरे ऊपर नहीं है तो फिर अर्जुन बैच लेके क्या करोगे बताओ? हैं? मत लो अर्जुन बैच। बाद में एग्जाम के बाद पता चलेगा कि हम अर्जुन बैच लेने क्यों कह रहे थे। ठीक है, एग्जाम के बाद जो है अर्जुन बैच का याद आएगा। और ये कुछ जो है ना चंदे टाइप के लोग, इन सब लोगों की बात में आ जाओगे। ठीक है, वो जानबूझ के रायता फैला रहा है ताकि उस बैच के अंदर कोई जुड़े ही नहीं। उस सब के बात में मत आना। 199 रुपया में तुम्हारा जमीन नहीं बिक जाएगा। ठीक है, 199 रुपया में तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं बिक जाएगा। केवल 199 रुपये तो फीए है ना। और अंतिम के 1000 क्वेश्चन के लिए अगर मान लो कि जो क्लास 40 से 45 वीडियो में चाहे 50 ही वीडियो में जो क्लास खत्म हो जाना है उसको तुम 7 दिन में देख ही सकते हो। अंतिम 7 दिन के लिए भी ये बैच रामबाण है। ठीक है, चलो। चलो बरो, अब मेरे मित्र इसको देखो, ये क्या है? एक निश्चित राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494 रुपए हो जाते हैं। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती है तो 7 वर्ष के बाद देय राशि 25,000। देख रहे हो, ये सब डेविएट करने के वजह से थोड़ा सा है। रुको, थोड़ा पानी उनी पी लेता हूँ फिर पढ़ाऊंगा। और अब मैसेज नहीं देखूंगा आप लोग का, आप घबराइए मत। चलो अब काम करते हैं। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल में इतना हो जाएगा। यदि ब्याज x प्लस 4% अधिक रेट पर होती तो 7 साल के बाद ही देय राशि इतना होता। बताइए निवेश की गई धनराशि क्या होगा? मेरे दोस्त मैं आपसे कुछ पूछता हूं, कहोगे क्या? जानते हो, मूलधन बदला नहीं, समय भी नहीं बदला। 7 साल के बाद का मिश्रधन पहले भी था और 7 ही साल के बाद की मिश्रधन बाद में भी है। न मूलधन बदला न समय बदला। 7 ईयर 7 ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है। तो न समय बदला न मूलधन बदला, बदला सिर्फ रेट। क्या हुआ? रेट 4% से बढ़ गया। साधारण ब्याज, नाम भी साधारण काम भी साधारण। अगर रेट को 4% बढ़ा दिया जाएगा, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि हर साल 4% एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। यानी पहले x% रेट था तो x% हर साल ब्याज तो बनेगा ही बनेगा। रेट को चूंकि 4% बढ़ाया गया तो अब हर साल पहले से 4% एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे सर 1 साल में 4% एक्स्ट्रा बनेगा तो 7 साल में 28% एक्स्ट्रा ब्याज बना होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बना होगा। ठीक है, और ये देखो जो 28% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बना है वो देखो रुपया में कितना एक्स्ट्रा बना है। तो नया वाला मिश्रधन में से पुराना वाला मिश्रधन घटा दो। 5 में 4 गया तो 3 हो जाएगा, 11 में 9 गया तो 2 हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, अब 25 में से 22 गया तो 3 हो जाएगा। यानी यही 3423 इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा बन रहा है। तो जो प्रतिशत में 28% एक्स्ट्रा ब्याज बनाना वो मेरे मित्र रुपीज में 3423 एक्स्ट्रा बन रहा है। कट कर लो थोड़ा सा, देखो 7 चौके 28, 7 यहां 7 से कटेगा, 7 चौके 28 बचेगा 6, 6 पर 2 62, 7 अठे 56, 7 नमे 63। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो 4% का मान अगर इतना है तो मित्र सुनो जरा सा 100% का मान क्या होगा? तो देखो ये 4 का कितना गुना है? 25 गुना है। तो आप इधर भी मेरे मित्र 25 गुना कर लो।
25 नमे 225 बचेगा 22, 25 अठे 200, 22 जोड़ देंगे हो जाएगा 222। ठीक है भाई, और 25 चौके 100, तो यहां पर आपका 112। आराम से मेरे मित्र गुना कर लोगे, ठीक है, और गुना करने के बाद 12,225 आएगा। ठीक है, कैसे, एक बार जोड़ के देख लो। 25 नमे 125 बचेंगे 22, 25 नमे 225, 5 बच जाएगा 22, 25 8 200, 222 का 2 रखोगे, 22 कैरी रहेगा, 25 चौके 100 और 22 122, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट। आज के बाद कोई मत जुड़ना अर्जुन बैच में, छोड़ दो तुम लोग रायता फैलाएगा, तुम लोग को जुड़ने से कोई मतलब नहीं है, जाओ। अर्जुन बैच में कोई मत जुड़ो, जब एग्जाम हो जाएगा ना तो उस बैच को खरीद के देखना कि क्या फायदा होगा। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसमें से किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। मित्र, हमें क्वेश्चन क्या बोला कि n कोई ऐसी संख्या है जिनमें जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। n एक ऐसी संख्या है जिसमें जब हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होता है। हमें कहता है तो बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 7 से भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो 7 से भाग देने पर 0 रिमाइंडर आने का मतलब है 7 से कटने वाली। तो देखना होगा ऑप्शन में 7 से कट कौन रहा है। तो पहले एक लॉजिकल देखो, क्या लॉजिक है, 7 से भाग दें और 3 रिमाइंडर आए, इसका मतलब जानते हो ये संख्या क्या हो सकता है, ये संख्या कम से कम 3 अवश्य होगा, तब ना 7 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। तो n का मान कितना आ गया, 3। अब 3 n का जो मान आया है उसको ऑप्शन में रख दो। जैसे ही आप 3 ऑप्शन में रखते हो तो मेरे मित्र ये जो आपका 7 आ गया, यहाँ पर आपका 8 आ गया, यहाँ पर आपका 5 आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट जाएगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे मित्र इसको करने का ये शॉर्टकट तरीका था, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, बढ़ो। अब यहां देखो, किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण इतने हैं, प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। अरे भाई, जब आप प्रत्येक अंतःकोण दे दिए हो और प्रत्येक बहिष्कोण मांग रहे हो तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे ये बताओ कि ये बहुभुज कौन सा है। आप सिर्फ इतना बता दो किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 135 है तो प्रत्येक बहिष्कोण का क्या होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बहुभुज कोई भी हो, किसी भी शीर्ष पर, किसी बहुभुज के किसी एक शीर्ष पर अंतःकोण और बहिष्कोण का जो योगफल है वो 180 होता है। अब यहां पर अंतःकोण दिया हुआ है 135, तो यहां बहिष्कोण क्या होगा। सिंपल सी बात है, 180 में 135 हटा दो, 45 डिग्री दिख जाएगा, यानी हमारा जो बहिष्कोण है वो मेरे दोस्त 45 डिग्री है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, देखते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, आओ थोड़ा सा लाइक क्विक का बटन भी प्रेस करते चलो, लाइक करने में कोई खर्च हो रहा है क्या, है ना। चलो देखो भाई, ये क्या बोलता है, 27/25 का दशमलव प्रसार, है ना। बताइए, डैश के बाद शांत हो जाता है, 2 दशमलव अंकों के बाद, 1 डेसिमल अंकों के बाद, 3 दशमलव अंकों के बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप 27 में 25 से भाग दीजिए, 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 2 बचेगा, 1 जीरो दिए 20, 25 से नहीं लगेगा, दूसरा जीरो से देने से पहले यहाँ 1 जीरो देना होगा, तब 200 होगा, 200 में 25 से भाग दोगे 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के दूसरे अंक तक जाने के बाद शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये है कि दशमलव यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या कहोगे, दशमलव के 2 अंक के बाद ये शांत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आवाज क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है आवाज में, बढ़ो नेक्स्ट।
अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, किसी एपी का 10वां पद, ये तो बहुत आसान है। 10वां पद का मतलब ए प्लस 9d होता है। ए आपका 2 है, 9 गुने डी कितना, तो डी मेरे मित्र होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5, हो गया आपका 47। ये तो आप बहुत आसानी से निकाल लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बढ़ो नेक्स्ट। अब इसको देखो, 5 सेमी भुजा वाले किसी षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मेरे दोस्त इतना जरूर ध्यान रखो कि षष्ठभुज क्या होता है मेरे मित्र, ये पॉलीगन का एक पार्ट है, ठीक है। और षष्ठभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जो 6 है ना, 6 समबाहु त्रिभुज से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, समषष्ठभुज। एक समषष्ठभुज 6 सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज से बने होते हैं। सर्वांगसम इसलिए कहा हूं क्योंकि यहाँ पर जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सबकी भुजाएं सेम होती है। याद रखना, एक हेक्सागन का जो एरिया होता है वो होता है 6 गुने समबाहु का एरिया, 6 गुने समबाहु का एरिया। मित्र मेरे 6 गुने समबाहु का एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर क्या है, तो मेरे मित्र भुजा का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 2 से, यहाँ 3 से 25 दिया हो जाएगा 75, 75/2 और ये √3। यानी आप यहाँ से देख लिए हो कि 75 √3 और बटा 2 ये हो गया एक हेक्सागन का एरिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आराम से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1001 लोग लाइव हो तो लाइक को भी 1001 पहुंचा दो तो कितना अच्छा लगेगा, बताओ तो है। अब देखो साइन इनवर्स 1/√2 है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि मित्र मेरे साइन इनवर्स जो साइन थीटा होता है वो थीटा होता है, ठीक है। हालांकि देखो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा असंवैधानिक बात कर रहा हूं, ऐसा बुक में लिखा नहीं होता है। साइन इनवर्स को आप ऐसे समझ सकते हो 1/sin, ठीक है। और साथ में मेरे मित्र साइन थीटा है, साइन से साइन ओवर हो गया, थीटा बच गया, ठीक है। तो एक्शन तो यही है लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो मेरे मित्र ध्यान रखना, साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा होता है। कभी कभी यही चीज ऐसे भी लिखा होता है साइन 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 इनवर्स थीटा, इसका भी मतलब थीटा ही होता है, क्योंकि यहां भी साइन इनवर्स के कारण साइन जब नीचे आना है तो पूरा पूरा कट जाना है, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त इसको बनाएंगे कैसे। ये आपका साइन इनवर्स है ना, आप कहोगे हाँ। ये अंदर में जो आप ये 1/√2 देख रहे हो, तो बाहर साइन है तो आपको सोचना है साइन में कितने डिग्री का मान है। तो मेरे मित्र ये साइन में 45 डिग्री का मान है, यानी π/4 का मान है। साइन 45 ही 1/√2 होता है, ठीक है। तब साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, आपका रिजल्ट π/4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आराम से देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हो गया ये, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं ये क्या है। ये कहता है कि 5 अंकों की एक संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 2 है, ठीक है। कहता है इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक से दुगुना है। यानी इकाई के स्थान पे जो अंक है उस सैकड़ा वाले का डबल है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे लिखते हैं, संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर शून्य है। लिखता है कि 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पे मौजूद अंक के योगफल के बराबर है। यानी 10,000 में स्थान पे जो अंक है वो सैकड़ा वाली डिजिट और इकाई वाले डिजिट के योगफल के बराबर है, योगफल के बराबर है, अच्छी बात है। फिर लिखता है दहाई के स्थान पे जो मौजूद अंक हैं वो 10,000 में स्थान पर अंक से एक कम के बराबर है, ठीक है। यानी कि दहाई के स्थान पे जो अंक है वो 10,000 में स्थान के अंक से एक कम है।
6 से 1 कम होगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा 60254, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पढ़ते चले गए और मेरे मित्र क्वेश्चन को बनाते चले गए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़ते रहो आगे, देखते रहो। अब मेरे दोस्त देखो क्या लिखता है, दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं जब उनके बीच का कोण बनता है क्या, समकोण, है ना। जब उनके बीच का कोण बनता है समकोण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से वन लाइनर, इसलिए मैंने वन लाइनर में ही छोड़ दिया। कुछ बताने का होता तो मैं अवश्य बताता। ठीक है, अब जैसे मित्र मेरे ये क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है। 5x² + y² + 4xy + 2x + 1 = 0, तो 2x + 3y का मान क्या होगा। तनिक सोचो, क्या मैं इसको यहाँ मेरे दोस्त 5x² को क्या ऐसा कर सकता हूँ 5x² को कि मैं 4x² लिखूं। कहोगे हाँ सर लिखो। और ये जो हमारा 4xy है उसको मेरे दोस्त मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल रखो। और साथ में मेरे दोस्त क्या है, आपका y² है। आप मित्र इसको एक साथ रख लो। आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। अब बच क्या गया मेरे दोस्त, तो बच गया तो आप देखोगे 5x² में 4x² काम में आ गया, 1x² अभी भी बचा हुआ है ना। साथ ही साथ 2x भी बचा हुआ है और मेरे मित्र यहाँ पर ये 1 भी बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, 5x² में 4x² को रख लिया, 4xy को ले आया और y² को साथ कर लिया। ठीक है, तो इनकी कहानी खत्म हो गई, इनकी कहानी खत्म हो गई। अब 5x² में 4 तो यहाँ ले आया था, एक यहाँ पे रख दिया, अब इनकी भी कहानी खत्म हो गई। ये दोनों बचा था, दोनों को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये 2x का स्क्वायर है, ये y² है, ये 2ab है, यानी फाइनली ये 2x + y की होल स्क्वायर है। और प्लस मेरे मित्र ये अगर ध्यान से देखो x² + 2x + 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है मेरे मित्र, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल 80 में 80 भी होगा। 1 तारीख से मेरे दोस्त मैं डेली आपको 80 क्वेश्चन कराया करूंगा। 1 तारीख से, 1 दिसंबर से डेली मैं आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा। आप मत घबराओ, कुछ बैचेज हैं जिन्हें कंप्लीट करने दो। ठीक है, आओ अब मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा लॉजिक सीखना। स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं और जोड़ने से 0 आ रहा है, तो यहाँ एक कंसेप्ट बनता है, स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 हो रहा हो इसका मतलब प्रत्येक नंबर ही 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 को छोड़कर ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको स्क्वायर करके जोड़ूं तो 0 आ रहा हो। ठीक है, तो x + 1 = 0 है तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा। 2x + y = 0 है तो 2x बराबर क्या होना है, -y होना है। अब देखो 2 × x का मान क्या है, -1 बराबर ये -y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, फाइनली y बराबर हमारा 2 आ गया। y का मान 2, x का मान -1। आओ यहीं पर बैठा देते हैं, 2 × x का मान -1 और y का मान 2, तो मेरे मित्र माइनस का 2 और प्लस का 6, आंसर कितने आएंगे, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। थोड़ा सा लॉजिकल था, आप ध्यान से देखते हुए इसको बनाते हुए चले जाइए। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है अमित कुमार, 1 तारीख से 80 क्वेश्चन कराएंगे, कोई बात नहीं है। बढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आइए अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये है 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। कहता है कि बताइए सर अनंत पदों का योग क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरे दोस्त 3 है, एक है 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, मतलब एक था, 1/3 हुआ, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/3 हुआ, तो क्या होना, डबल हुआ तो डबल होते चला गया, आधा हुआ तो आधा होते चला गया, 1/3 हुआ तो 1/3 होते चला गया। यानी ये सीरीज क्या है, एपी नहीं है, ये सीरीज है जीपी। ठीक है, ये सीरीज है जीपी। और आपको पता होना चाहिए कि जीपी के अनंत पदों का योग a/1 - r होता है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल a/1 - r होता है। देखो यहाँ पर a के रूप में हमारा 1 है और 1 - r किसको बोलते हैं,
आर होता है दूसरा पद बटा पहला पद, यानी कि फाइनली 1/3 होता है। तो मेरे मित्र ये 1/3 हो गया। अब यहां से देख लो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा 2 रह जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे दोस्त हमारे पास 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बना रहे होंगे, कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये एपी के शानदार क्वेश्चन में से है। कहा जा रहा है कि यदि b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी किस में है, एपी में है। तो बताइए 1/a 1/b 1/c भी एपी में होगा, या ए बी सी एपी में होगा, b माइनस सी बाई ए, सी माइनस ए बाई बी, ए माइनस बी बाई सी भी हमारा एपी में होगा। क्या होगा? तो मेरे दोस्त ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पर ये हल्का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देख रहे हो b प्लस सी और माइनस ए, और बटे में क्या है मेरे दोस्त, तो बटे में आप देख रहे हो ए, ये है। इसके बाद आप देख रहे हो c प्लस ए और माइनस का b, और बटे में क्या है मित्र, b है। फिर आप देख रहे हो ये a प्लस बी और माइनस का c, और बटे में क्या है, c है। ठीक है, हम जिस प्रकार से ऑप्शन देख रहे हैं, किसी भी ऑप्शन के अंश में जैसे यहाँ पर 3-3 लेटर है ना, वैसे 3-3 लेटर कहीं नहीं है। तो क्या करें, एक उपाय है। कहोगे क्या? मेरे मित्र यहाँ पर मैं चाहूंगा कि प्रत्येक टर्म में 2 जोड़ दूं, प्रत्येक टर्म में 2 जोड़ दूं। आप कहिएगा प्रत्येक टर्म में 2 क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे मित्र प्रत्येक टर्म में सेम चीज जोड़ दो, सेम चीज हटा दो, है ना, सेम चीज से भाग दे दो, चीजें एपी में ही रहेगी। जैसे आप इस सब में मेरे मित्र 2 जोड़ रहे हो, 2 जोड़ने से क्या होगा कि नीचे में ए ही रहेगा और ये बी प्लस सी रहेगा, लेकिन यहाँ 2a में से एक एक घटेगा तो मेरे मित्र ए हो जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ भी मेरे भाई एलसीएम में बी आएगा, 2 जोड़ने से ये 2b हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस 2b प्लस बी हो जाएगा, यानी c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी देख लो मेरे मित्र 2 ऐड कर रहे हैं, 2c प्लस में आएगा, 2c में एक c जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाय सी आएगा। आप कहोगे मास्टर जी आपने 2 इसमें जोड़ा क्यों? मैं इसमें 2 जोड़ा इसलिए ताकि इसका अंश एक समान हो जाए। और अब मेरे मित्र जैसे ही अंश एक समान हो गया तो हम इसके अंश को हटा भी सकते हैं। हटाने का मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी से सब में भाग भी दे सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से सब में भाग भी दे सकते हैं। मेरा मतलब ये समझो मेरे दोस्त क्या, कि अगर कोई सीरीज एपी में है, सब में आप कुछ जोड़ दोगे तो भी एपी में रहेगा, सब में आप किसी चीज से भाग दे दोगे तो भी वो चीज एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे मित्र, इससे ये कट गया हमारा, इससे कट गया हमारा ये, इससे हमारा कट गया ये। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर में 1 नीचे में ए, ऊपर में 1 नीचे में बी, ऊपर में 1 नीचे में सी, तो मेरे मित्र ये भी हमारा किस में रहेगा, आर इन एपी में ही रहेगा। ये एपी में था, 2 जोड़ दिए तो भी एपी में, ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे दिए तो भी एपी में। अब जो रिजल्ट आया है तो ये भी हमारा एपी में है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, कि यहां पर हम लोग क्या आंसर क्या निकाल लिए, 1/a 1/b और 1/c आर इन क्या, एपी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कौन है? अमित सिंह। अर्जुन बैच नहीं लेना भाई, इनको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं। ये दूसरा कोचिंग का स्टूडेंट है भाई, ये दूसरा कोचिंग का स्टूडेंट है। अभी अगर मेरे पास, मैं अगर बोर्ड पर दिखा देता तो सीधे मेरे दोस्त में निकाल के दिखा देता क्लास को। ठीक है, अर्जुन बैच को की क्लास को। अब इनको चुल क्यों मची हुई है वो सुन लो। दूसरे कोचिंग के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के मामला को शिफ्ट किया जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ और अपना क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, दोनों चीज़ दे रहा हूँ, और वो इन लोगों को बर्दाश्त हो नहीं रही है ना। तो इस तरह की रायता जो ये लोग फैला रहे हैं, ऐसे बेशर्मों को थोड़ा शर्म लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आओ ध्यान दो। ऐसे बेशर्मों को शर्म लगना चाहिए, जरा सा भी शर्म नाम का चीजें नहीं है। कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं इधर उधर अनाप शनाप, है ना।
इतना शर्म नहीं है कि हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये चाह रहे हैं कि यहाँ से किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो। ठीक है, सिलेक्शन नहीं कैसे होगा? दिन रात मास्टर काम कर रहा है बिना सिलेक्शन के लिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ ना भाई, काहे बकवास बोल रहे हो? चलो ध्यान दो। ये दूसरे दूसरे कोचिंग वाले, अरे उतना ही हिम्मत है तो मेहनत करो ना आके यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पर। हैं, रायता क्यों फैला रहे हो? आओ देखो, अभी तुरंत कल ही मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म किए हैं, कल ही। ठीक है, आओ देखो। यहाँ देखो, शब्द इक्वेशन के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। सबसे पहले देखो, इक्वेशन में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फैक्टोरियल 8। मेरे मित्र सुनो, ये फैक्टो यहाँ सुनो, इक्वेशन इक्वेशन में 8 लेटर हैं, और 8 ही लेटर की मदद से 8 ही लेटर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं मेरे मित्र? फैक्टोरियल 8। ठीक है, एन लेटर से एन ही लेटर वाला कितना शब्द बनेगा? फैक्टोरियल एन। अगर कोई रिपीट करेगा तो उसे भाग भी देना होगा। कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, तो इसी को सॉल्व करना होगा। अब ये देखो, 8 को हम 8 गुने फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। 8 फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 50 140। ये जीरो, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40, यानी 40,320। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 40,320। फैक्टोरियल 7 का मान 50 40 कैसे हुआ? कुछ बात आपको याद रखना होगा, है ना। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा? 1 गुने 2 गुने 3, ये 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 1 2 3 और गुने 4 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 5 का मान 1 2 3 4 और 5 कितने हो जाएंगे? तो मेरे मित्र 120 हो जाएंगे, है ना। फैक्टोरियल 6 का मान इसी तरह से 720 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 7 का मान यहाँ से 50 140 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना और चलते रहना। कोई बात नहीं, उसके, अरे ये दूसरे कोचिंग का स्टूडेंट है। अब इन लोगों की दुकान चल नहीं रही है, तो क्या करेंगे? बरगला करके ही कुछ करेंगे ना, है ना। इसलिए पहले जा करके अपने से देख लो। वो कहा नहीं कि 199 में प्रॉपर्टी थोड़े बिक जाएगा। चलो आगे बढ़ो। बाकी ये अमित कुमार, अगर ये लड़का वाकई कोर्स में होगा तो इसको कल ही कोर्स से निष्कासित किया जाएगा। कल जैसे ही मेंबर आएंगे कोर्स से इसको बाहर किया जाएगा, अगर ये होगा। चलो देखो, क्योंकि झूठ बोलने वाले छात्र हमसे पढ़ने के पात्र नहीं हैं। आओ मेरे मित्र काम करते हैं, ध्यान दो। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, उनके बेगम आने की संभावना क्या होगी? ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, ताश के 52 पत्ते में 4 बेगम होता है। ठीक है, 4 बेगम। आप ताश के 52 पत्ते में से 2 पत्ते खींचोगे और दोनों अगर बेगम होगा तो इसी 4 बेगम में से कोई 2 बेगम होगा। लेकिन खींचे थे किस में से? 52 में से। कितने पत्ते? 2 पत्ते। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। 4C2 का मतलब है 4 × 12/2, और 52C2 का मतलब है 52 × 51/2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर काम करें, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। मित्र मेरे, ये 13 × 4 = 52 और ये 17 × 3 = 51। फाइनली हो जाएगा 1/221। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे मित्र 1/221 हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर मेरे मित्र 5% और 20% की दो लगातार छूट दी जाती है। x% का लाभ होता है। बताइए x का क्या मान होगा। x% के लाभ पर बेचा जाता है तो x का मान क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये देखो, आप मेरे मित्र डायरेक्ट क्या करो, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो। कैसे? अगर कोई 100% बढ़ाकर अपना मूल्य अंकित करता है, इसका मतलब है कि वो खरीदा 100 में है तो वो बेचना चाहता है 200 में। ठीक है, 100% बढ़ाने का मतलब जितना में खरीदा उतना बढ़ा के वो बेचना चाहता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उसको दो डिस्काउंट देना पड़ता है। पहला डिस्काउंट 5% की, 5 मतलब 1/20 का डिस्काउंट। छोरो ने 1/20 नहीं करना चाहते हो तो 5% का डिस्काउंट का मतलब 100 का चीज 95 में बेचना पड़ चाहत है ना, बेचना पड़ता है। इतना ही नहीं, 20% की एक और छूट देना पड़ता है, यानी 100 का चीज उसको 80 में बेचना पड़ता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से पहले बढ़ाया है, लेकिन उसके बाद आगे उसको दो डिस्काउंट देना पड़ता है। अब ये देखो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट देखोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80। मेरे मित्र यहाँ से 4 से कटेंगे ये 25 बार में, और 5 से ये कट जाएंगे 19 बार में। तब तो यहाँ फाइनली 25 का चीज कितना में बिकेगा, 19 में बिकेगा। सॉरी, 19 में कैसे, 19 और दूनी 38 में बिकेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये देखो, 25 का चीज अगर 38 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा कितना, तो प्रॉफिट हो जाएगा 13 का। किस पर, तो मेरे मित्र 25 पर इंटू 100। यहां से देखो आपको 52% का लाभ दिखेगा, यानी इस x का जो मान है वो मेरे दोस्त 52% है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे बढ़े, बढ़ो मेरे दोस्त। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर इस सीरीज की माध्यिका बताइए। अब किसी डाटा का माध्यिका बताएगा ना, तो मेरे मित्र माध्यिका बताने के लिए इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना होता है। तो सजा लो मेरे दोस्त, असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें सजाना चाहते हो। तो ये देखो हमारा 0 पॉइंट क्या है, 5 है। ये 2/7 का मतलब 0.2 है ना, 7 दूनी 14, 7 आठे 56। ये हमारा क्या है 0.75। 1/3 क्या है, ये हमारा 0.03, सॉरी 0.33। और मेरे मित्र 5/8 का मतलब क्या होता है, 0.6 और 25। ठीक है, तो यहां से अगर गौर से देखें, सबसे छोटा कौन है, ये मित्र हमारा 1 नंबर पे आएगा, ये हमारा 2 नंबर पे आएगा, और ये हमारा 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या था, माध्यिका चाहिए था। मेरे मित्र आप पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या 5। तो मित्र मेरे जब पदों की संख्या 5 यानी कि ऑड हो जाए, तो पदों की संख्या जब ऑड रहे ना, तो वैसी स्थिति में माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। n+1/2वां पद, पद है 5, 5 + 1/2वां पद, यानी कहने का मतलब है कि तीसरा पद ही हमारी माध्यिका होगी। और तीसरा पद हमारी माध्यिका होगी तो देखो, पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका हमारा 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक क्विक का बटन भी प्रेस करते रहना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है मित्र, ये हमारा हाँ अच्छा, एक बात और सीख लीजिए। क्या, ये तो हो गया कि जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका ये होगा, लेकिन कभी कभी मेरे मित्र पदों की संख्या इवन रहेगी, पदों की संख्या सम रहेगा, तो माध्यिका क्या होगा, तो वैसी स्थिति में माध्यिका होगा 1/2। 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, बड़े काम का चीज है। ओके,
बढ़ते हैं। और जब मेरे दोस्त इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए, यानी कि क्लास भी रहे और क्लास इंटरवल के साथ साथ, क्लास इंटरवल के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी समझते हो, ये वाला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ जाए और साथ में फ्रीक्वेंसी आ जाए, ऐसा वाला क्वेश्चन, तो वैसी स्थिति में मेरे दोस्त मीडियन बराबर क्या होता है? तो वैसी स्थिति में मीडियन बराबर होता है L प्लस N/2 - C बटा F और इंटू H। ठीक है, इतनी सी जानकारी आपके पास अवश्य होना चाहिए। आगे बढ़ें। मेरे दोस्त अर्जुन बैच थ्योरी का बैच है, ठीक है ना, सॉरी प्रैक्टिस बैच है। तो प्रैक्टिस बैच में क्वेश्चन पे ही थ्योरी दिया जाता है, टॉपिक वाइज वो प्रैक्टिस है। तो जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है उसमें क्वेश्चन पे ही थ्योरी दिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस वाली बैच में फाउंडेशन की तरह पहले पूरा थ्योरी दे दें फिर पढ़ाएं, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको भी कराते हैं और मेरा अपना गेस क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, और क्वेश्चन पे जहां थ्योरी की जरूरत पड़ता है मैं थ्योरी देता हूं, उतना थ्योरी अवश्य देता हूं हर क्वेश्चन पर कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो। एक सौ 28 नंबर क्वेश्चन में क्या समस्या था? अरे इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। जैसे देखो NC2 है ना, तो NC2 है, तो यहाँ अगर 2 है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जितना है इसको उतनी बार लिखना है एक एक घटते हुए। 2 है ना, तो 4 को 2 बार लिखना है एक एक घटते हुए। ठीक है, और ये 2 को 1 तक ले जाना है। ठीक है, जैसे मान लो 5C3 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 3 है ना, तो 5 को 3 बार लिखना है एक एक घटते हुए, लिख दिए। और इस 3 को मेरे मित्र कहाँ ले जाना है? 1 पर ले जाना है, ऐसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। आओ मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है मेरे मित्र, ये अच्छे क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखिए, बेस में 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, डॉट 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 डॉट, क्या कहोगे आप? आप कहोगे सर बेस में 6 6 6 है, आधार एक समान तो गुना में पावर जुटेगा। हाँ, तो देखो 6 की पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर आप गौर से देखो ना, तो मेरे भाई ये जो आपको दिख रहा है ये एक जीपी है। 1/2 है, फिर आधा करोगे 1/4, फिर आधा करोगे 1/8, फिर आधा करोगे 1/16, बार बार आधा हो रहा है। ठीक है, और आधा हो रहा है, कहाँ तक जाना है? अनंत तक जाना है। ठीक है, तो ये 6 की पावर जीपी के अनंत पद दिए हुए हैं, तो पहले पावर को सॉल्व करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जीपी के अनंत पदों का जो योग होता है वो मेरे मित्र A/1 - R होता है। अब यहाँ का ए देखिए, ए तो आपका 1/2 है, आप कहिएगा हाँ सर। अब 1 - R, क्या होता है? आर होता है दूसरा पद बटा पहला पद। तो मित्र हमारा आर जो होता है दूसरा पद है 1/4, अब बटा पहला पद है 1/2, क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा 2 बार में, 1/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे मित्र आर का मान 1/2, आप आराम से 1/2 बैठाइए, फाइनली आपको यहाँ पर 1 दिखेगा, यानी मेरे मित्र 6 की पावर हमारा 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 हो गया। सोचने की कहाँ से बात आ गई, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप आराम से कर सकते हो। अर्जुन बैच कैसे जुड़ेंगे? मैं तो कहता हूँ कि सब रायता फैला रहा है तो तुम भी मत जुड़ो, ठीक है। बाकी अगर जुड़ना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाओ, जाके वहां पे जुड़ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ो। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन है जिस पर अर्जुन बैच नाम का एक बैच है जो प्रैक्टिस बैच है, अंतिम समय में फटाफट रिवीजन के लिए वो काम आएगा। आगे बढ़े। आओ देखो, देखो ये जो है
ये मेरे दोस्त आप जानते हो कि सेट का क्वेश्चन है यूनियन इंटरसेक्शन का। तो मैंने आपको कहा था कि जितना भी सेट है 11 सेट का जो भी 11th एंड 12th का क्वेश्चन है इसको मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, और कौशलेंद्र सर को कहूँगा कि इसको बहुत ही डिटेल में सर करा दें। ठीक है, ये कौशलेंद्र सर हम लोग के यहाँ पढ़ाते हैं, आप सब जानते हो कौशलेंद्र सर। ठीक है मेरे मित्र, ये 11th-12th स्पेशलिस्ट हैं, इनको मैं कहूँगा जितना भी 11th-12th का क्वेश्चन है उसको आ करके डिटेल में आपको करा दे एक दिन, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, आओ देखो इसको देखो। अब कहोगे आप क्यों टच नहीं कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट करना अंतिम समय में शोभा नहीं देता। वो आ करके करा देंगे तो वो बेहतर आसपास की बात भी बता देंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये अति महत्वपूर्ण है। किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, यहां देखो किसी प्रोबेबिलिटी का मान, ठीक है मेरे मित्र, 0 या उससे बड़ा होता है और 1 या उससे छोटा होता है। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा कि 2 या 2 सॉरी 2 + 2 कितने, आप कहोगे 4, तो 2 + 2 4। तो मेरे मित्र 2 + 2 4 होता है। सूर्य पूरब में उगता है, लालटेन जलाएंगे तो रोशनी होगी, यानी लाइट जलेगी तो रोशनी होगी। तो लाइट जलेगी तो रोशनी होगी, सर्टेन इवेंट है जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइट जलेगी तो रोशनी अवश्य होगी। 2 + 2 = 4 अवश्य होगा। सूर्य पूरब में उगता है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे मित्र मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि किसी निश्चित, ध्यान रखना, किसी निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी, निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे मित्र ये हमारा 1 होता है। ठीक है, लेकिन अब देखो मेरे दोस्त, हम एक डाइस फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो का एक डाइस फेंकोगे तो लूडो के डाइस पर 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक का अंक अंकित होता है। अब हम अगर कह दें कि एक डाइस को फेंक देते हैं, उस पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो एक डाइस को फेंकेंगे उस पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 तो उस पर कभी आएगा नहीं, यानी ये हुआ असंभव परिणाम, है ना। तो मेरे मित्र कहते हैं कि असंभव परिणाम का प्रोबेबिलिटी यानी का प्रायिकता मेरे मित्र 0 होता है। इसलिए क्या होता है, किसी प्रायिकता का मान हम लोग यही कहते हैं 0 या उससे बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। यानी आज मेरे दोस्त असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। यह आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बढ़ते रहो। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो ये क्या है। ये मेरे दोस्त है a log 2 to the base 2, है ना, a log x to the base 2 और b log x to the base 4। ठीक है, अब मेरे दोस्त मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में कहीं भी log नहीं है, a भी है। ठीक है, रहने दो, a log x to the base 2 और बराबर, आप जानते हो दोस्त log में इधर बेस 2 है, इधर बेस 4 है। आप चाहो तो ये जो 4 बेस है उसको भी आप 2 बना सकते हो। वो कैसे, ये देखो b अपने जगह है, ये हुआ log x, है ना, और बेस में जो यहाँ 4 है ना उसको मेरे मित्र हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। याद बस इतना रखना मेरे दोस्त कि log m की पावर n बराबर क्या होगा। अब log m की पावर जब n करोगे तो ये जो पावर है वो मेरे मित्र क्या गुना में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है log m, ठीक है, और बेस में जो मेरे मित्र b है इसकी पावर x हो जाता है। आप जानते हैं log m का है तो m की पावर ना होकर जब log में बेस की पावर हो जाए तो ये जो बेस की पावर है वो बाहर अवश्य आता है लेकिन इन्वर्स होके आता है। यानी कहने का मतलब 1/x, है ना, किसका 1/x log m to the base b। तो कहने का मतलब साफ है कि ये जो हमारा 2 है वो बाहर आएगा,
ए लॉग एक्स टू द बेस 2, ये बाहर आएगा, लेकिन मेरे दोस्त बाहर आएगा कैसे, ये आकर के 1/2 बनेगा, साथ में बी है, और लॉग एक्स टू द बेस 2 अपने जगह पे रहेगा। अब आप गौर से देखिए, log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2 दोनों तरफ गुना में है, कट के खत्म हो गया। फाइनली यहां से a बराबर क्या बचा, b/2। अब 2 से इधर गुना करोगे 2a और बाई b हो जाएगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम समझते हैं कि आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। हाँ मेरे दोस्त, लॉग का क्लास रिकॉर्ड हो चुका है, बस उसे अपलोड करना है। ठीक है, लॉग का क्लास कल अपलोड होगा, शूट कर दिए हैं। देखो बरहो, अब इसको देखो, ये क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी 4 संख्या है। हमें कहा गया कि ए और बी का जो एलसीएम है वो मित्र 4 है। सॉरी, ए और बी का एलसीएम जो है वो हमारा बी है। फिर हमें कहा गया कि बी और सी का जो एलसीएम है वो मेरे मित्र हमारा सी है। फिर मेरे दोस्त कहा गया कि सी और ए का जो एलसीएम है वो मेरे मित्र क्या है, सी और ए है, सी और डी है, सी और डी है। तो सी और डी का जो एलसीएम है वो मेरे मित्र डी है। तो सवाल ये है कि ए बी सी और डी का एलसीएम क्या होगा। लॉजिक वाली बात है, कहिए क्या लॉजिक वाली बात है। किसी भी संख्या का एलसीएम कौन होता है, जो दोनों से कटता है। आज ए और बी का एलसीएम स्वयं बी बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ही बी को काट रहा है ना। फिर देखो, बी और सी का एलसीएम सी बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बी और सी दोनों सी को काट रहा है। सी और डी का एलसीएम डी बना हुआ है, इसका मतलब सी और डी दोनों ही डी को काट रहा है। अब कॉमन सेंस वाली बात यह है, मैं किसको काटूंगा, जिसका मैं फैक्टर कहलाऊंगा। जैसे अगर हमें कोई ये कहेगा 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो हम स्वाभाविक सी बात है 8 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 4 से 8 कट जा रहा है तो 8 ही एलसीएम होगा। फिर मेरे मित्र हमें कोई कहेगा 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, या मान लीजिए 8 या 24 का एलसीएम क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है हम 24 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 8 से 24 कट रहा है ना। उसके बाद मेरे मित्र कोई हमें कहेगा 24 और 96 का एलसीएम क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है हम 96 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 24 से 96 कट रहा है ना। और हम अभी अब कोई हमसे कहेगा कि नहीं 4 8 24 और 96 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो बिना किसी खौफ के हम 96 बोल देंगे। क्यों बोल देंगे 96, क्योंकि 4 से भी 96 कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। जो सबसे कटता है वही तो एलसीएम होता है। आप कहोगे हाँ जी सर, तो वही बात यहाँ है, ए बी का एलसीएम बी ही है, इसका मतलब ए से बी कट रहा है ना। बी सी का एलसीएम सी है, इसका मतलब बी से सी कट रहा है। और सी डी का एलसीएम डी है, इसका मतलब सी से डी कट रहा है। दूसरी भाषा में ए बी का एलसीएम बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर ए है। बी सी का एलसीएम सी है, इसका मतलब सी के अंदर बी है, अंदर मतलब सी के फैक्टर में बी है, ठीक है। और सी डी का एलसीएम डी है, इसका मतलब डी के फैक्टर में सी अवेलेबल है। अब बी में ए अवेलेबल है, सी में बी अवेलेबल है, और डी में सी अवेलेबल है। ए अवेलेबल है बी में, बी अवेलेबल है सी में, सी अवेलेबल है डी में, तब तो डी में क्या हुआ, सब अवेलेबल हो गया है ना। इसका मतलब इन सब का एलसीएम क्या होना है, डी होना है। इस सब का एलसीएम डी होना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आराम से करो।
चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। आगे आइए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये कितना शानदार क्वेश्चन है। कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। अब देखो मेरे दोस्त, इन सब से डिवाइड करूं तो एक रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर एक कब बचता है? जब भाग लगने से एक ज्यादा रहता है। अब उन सब से भाग दूंगा और एक रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब ये सब भाग लगने से एक ज्यादा है ना, तभी तो एक रिमाइंडर आ रहा है। तो भाग लगने से जितना ज्यादा है उतना हटा दीजिए। भाग लगने से जितना ज्यादा है मेरे मित्र उतना आप हटा दीजिए, है ना। एक आपने हटा दिया, तो एक आपने हटा दिया, तो अब ये सब भाग लगने वाली नंबर मिल गया, है ना। किससे भाग लगने वाली, किससे डिवाइड होने वाली? 2, 3, 4, 5, 6। अब आप बताइए, जो 2 से कटेगा क्या वो कभी ऑड हो सकता है? नहीं। 2 से कटने वाली नंबर इवन होना चाहिए, ऑड है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, जो संख्या 5 से कट रही है उसके आखिर में 0 होना चाहिए। इसके आखिर में 0 है, इसके आखिर में 0 नहीं है, गलत हो गया। अरे कोई संख्या 5 से कटेगी तब ना, जब आखिर में 0 होगा या 5, है ना भाई। तो यहाँ पे देखो 4 है ना, 0 है ना 5, इसलिए ये भी कट गया। एकमात्र ऑप्शन बच गया ये। अब इसके विषय में हमें सोचना है, क्या ये 2 से कट रहा है? बिल्कुल। 4 से कट रहा है? बिल्कुल। 3 से कट रहा है? बिल्कुल। 5 से कट रहा है? बिल्कुल। 6 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है ना। तो मेरे दोस्त चलो ठीक है, इन सब के लिए तो ये आंसर बन गया, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या 7 से कट रहा है। तो देख लो, 7 से भाग दो, 7 से तो ये डिविजिबल होगा ना। कहोगे हाँ सर, क्योंकि एक घटाए हैं, क्यों? क्योंकि उन सब से भाग देते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है। तो एक घटाए हैं इन सब के लिए, 7 के लिए नहीं। 7 से तो नंबर ही डिविजिबल है। तो देखो 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 21, बिल्कुल कट जाएगा। तो मेरे मित्र यही वो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, आओ देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र अब इसको देखो, ये क्या है? कहता है, दो संख्या का योग 72 है, उनके मासा और लासा 2 और 102 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मित्र मेरे, अब देखो आपके पास दो नंबर है ए और बी। आप क्या करो, दो नंबर को एज्यूम कर लो, ए और बी कह दो। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे भाई दोनों का योगफल दिया हुआ है, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है? 72। आप कहोगे हाँ सर। फिर एक बात समझो, दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, इससे कुछ किया जा सकता है? हाँ, एक चीज किया जा सकता है। हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो यहाँ से एलसीएम आपका 102 है और एचसीएफ आपका कितना है मेरे मित्र? 2 है। तो यहाँ से आपने दोनों ही संख्या का प्रोडक्ट निकाल लिया। यहाँ आपको दोनों संख्या का योगफल भी मालूम है। अब क्या चाहिए? अब मेरे दोस्त हमें कहता है उन दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बताओ, ए का इन्वर्स क्या होगा? 1/a। बी का इन्वर्स क्या होगा? 1/b। दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? अब दोनों के इन्वर्स को जोड़ोगे तो एलसीएम तो ए भी होगा, यहाँ b प्लस ए है। अब देखो b प्लस ए का मान कितने दिए हुए हैं? ये 72 दिया हुआ है। और a इंटू बी कितना दिया हुआ है? 102। और मेरे मित्र इंटू में 2 से कटने वाला है 36 बार में। ठीक है, और ये देखो 6 छाके 36 और 17 छाके 102। फाइनली आंसर 6/17 आना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये आपके पेपर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आ जाता है जो भी एलसीएम एचसीएफ को टच करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, ठीक। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? ये कहता है 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की जो औसत आयु है वो 23 है। ठीक है, अब यानी वर्तमान में परिवार में पति पत्नी और उसका एक पुत्र है, जिसके शामिल होने से औसत 34 हो गया है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? अब आप बताइए, 20 वर्ष पहले, अगर 20 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ इन दोनों का एवरेज है 23, तो योगफल होगा 23 दूनी 46। आप कहोगे हाँ। तब तो मेरे मित्र 20 वर्ष के बाद अगर हम 20 वर्ष पहले से प्रेजेंट में आ जाएं तो क्या होगा? प्रेजेंट में
हस्बैंड और वाइफ की एज कितना होगा? तो मेरे मित्र देखो, अभी 46 के हैं ना, 20 साल पहले 46 के हैं, 20 साल से वर्तमान अगर आएंगे, यानी 20 साल पहले से 20 साल आगे आते हैं। अरे 20 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो 20 साल आगे आ रहे हैं ना, तो 20 साल पहले से वर्तमान आएंगे तो 20 साल क्या होगा, वाइफ भी बढ़ेगी और 20 साल हस्बैंड भी बढ़ेगा, यानी कि 46 में 40 जुड़ जाएगा और हो जाएगा 86। ये प्रेजेंट में वाइफ हस्बैंड मिलके 86 यानी बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है। और अब कहता है कि प्रेजेंट में ही हस्बैंड वाइफ के साथ साथ इनके एक बेबी, यानी इनका एक बच्चा हुआ, अगर उसको शामिल किया जाता है तो तीनों का देखो एवरेज हो जाता है 34। तीनों का एवरेज अगर 34 है तो योगफल क्या होना है, 34 गुने 3, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों मिला के 102 है और दोनों मिला के 86 है। तो आखिर मेरे दोस्त यहाँ पर हम कैसे बेटा का उम्र निकालेंगे, तो दोनों को घटा देंगे, हस्बैंड से हस्बैंड, वाइफ से वाइफ कैंसिल आउट, सीधा सीधा हमारा बेबी बचेगा और 102 में से 86 को घटा देंगे। तो मेरे मित्र 12 में 6 गया तो 6 और ये 9, 9 में 8 गया तो 1, यानी 16 साल का बेबी है। कितने साल का बेबी है? 16 साल का बेबी है। सब लोग बना रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ऐसे ही लगे रहो और जुड़े रहो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखो, ये क्या है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, दीवार से सीढ़ी के जड़ की दूरी 4√2 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? मित्र मेरे, ये हमारा एक दीवार है, ठीक है, ये हमारा एक दीवार है और यहां देख लो, ये मेरे दोस्त हमारी दीवार की क्या है, सीढ़ी है। अब हमें कहा गया कि दीवार की जड़ से सीढ़ी के जड़ की जो दूरी है मित्र मेरे, ये हमारा 4√2 मीटर है। क्या कोई समस्या है? देखो यहाँ पे लिखा क्या है, पहले वो समझना होगा। हमें कहता है कि दीवार से सीढ़ी के जड़ की दूरी 4√2 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे भाई मैं ये पूछता हूँ, सीढ़ी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री। ये आपका शीर्षलंब है, कहोगे हाँ। देखो 45 के लिए लंब भी एक होता है, आधार भी एक, और आपका कर्ण √2 होता है। तो एक का मान अगर 4√2 है तो √2 का मान क्या होगा? तो √2 का मान हो जाएगा 4√2 और इंटू √2। फाइनली यहाँ पे मेरे मित्र 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ जी सर आ रही है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्या है, ये कहता है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दुगुने समय में उससे आधी दूरी तय करती है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात क्या होगा? देखो दोस्त, अगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय की जा रही है तो निश्चित तौर पर एक निश्चित टाइम लगेगा, है ना। तो मैंने निश्चित दूरी अगर d है तो निश्चित टाइम को हमने t मान लिया। अब हमसे कहता है कि इस दूरी के आधी दूरी को पहले से दुगुना समय में तय करता है। समझना, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जा रही है तो एक निश्चित समय अवश्य लगेगा। अब कहता है कि पहले से आधी दूरी को पहले से दुगुने समय में तय किया जा रहा है, तो बताइए चाल का रेशियो क्या होगा? तो चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा समय चाल। तो ये तो मित्र हमारा d/t नजर आएगा, लेकिन अगर यहां देखें तो d/4t नजर आएगा। तो मित्र यहां से देखो, d से हमारा d चला गया, t से हमारा t चला गया, तब तो 1/1 और इधर 1/4, 4 से इधर गुना होगा 4 हो जाएगा, 4:1। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप सी नंबर आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खत्म करते हैं कहानी। अब इसको देखो, ये क्या है? ये मेरे दोस्त बहुत ही आसान है, बहुत तरीके इसको बनाने के हैं, है ना। देखो b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो b यहाँ है तो इसका मान 3 है, अब b यहाँ है तो इसका मान 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे मित्र b दोनों में कॉमन है तो दोनों में b का मान भी क्या है, सेम है। तो
तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। मतलब साफ हो गया कि ए बी सी का रेशियो लगाना होगा। तो ए के लिए मेरे दोस्त 5 आएगा, बी दोनों में सेम ही है, और सी अपना 7 हो जाएगा। क्या चाहिए, ए और सी। तो ए और सी का जो रेशियो होगा, ए हमारा 5 हो जाएगा, सी हमारा 7 हो जाएगा, यानी 5/7। इस क्वेश्चन का आंसर 5/7 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। मेरे मित्र ये ए अनुपात बी 2:7 है, तो इसका मान क्या होगा। आप देख रहे हो, ए के लिए 2 है और बी के लिए 7 है। बैठा दो, ए के लिए 2 और बी के लिए 7 है, ए के लिए 2 बी के लिए 7, ए के लिए 2 बी के लिए 7। तो मित्र यहाँ हमारा 6 और 14 20 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे दोस्त 10 और ये 14 मेरे मित्र ये आपका 6 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो, अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे मित्र यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, बी का मान 7। तो 10 में से यहाँ देखना होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है। 2a + 3b है और 5a - 2b है, तब तो दिक्कत है। ठीक है, ये 1/a है। मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन है उसके अनुसार तो यही बनाना होगा ना। ए का मान हमारा 2 है, अब बी का मान हमारा 7 है। ए का मान 2 है और बी का मान 7 है। ये होगा 6 और प्लस मेरे मित्र 14, ये 20 हो जाएगा ना। और यहाँ देखो 10 और 10 में से 14 जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट -5 आएगा। ई नंबर इनमें से कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलते रहो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कहता है एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, तुरंत 2,000 रुपये डाउन पेमेंट करता है। शेष राशि का भुगतान 1 साल के बाद, जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि क्या होगा। देखो डाउन पेमेंट तो तुरंत किया उसने, आप कहोगे हाँ जी सर डाउन पेमेंट तो किया, लेकिन बाकी तो अगर 12,000 में 2,000 डाउन पेमेंट करेगा तो मेरे मित्र 10,000 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 10,000 उसका जो बकाया रह गया वो तो देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ ये 10,000 वाले बकाया पर उसको 1 साल का ब्याज भी देना होगा। रेट ही 1 साल का ब्याज होता है, तो कितना ब्याज, 10%। तो मेरे मित्र ये आपका 12,000 रुपये तो आपको देना ही देना है, 10,000 का 10% यानी 1,000 आपको एक्स्ट्रा देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि 13,000 रुपये वॉशिंग मशीन के लिए आपको देना पड़ गया। 13,000 रुपये वॉशिंग मशीन के लिए आपको देना पड़ गया। रेट ही 1 साल का ब्याज होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए अब इसको देखते हैं, ये क्या है। मित्र कहता है कि 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 की चाल से पैदल जाता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे लगता है। तो बताइए उसने कितने घंटे तक साइकिल चलाई है। मेरे दोस्त बहुत ही आसान है, इसको आप बेसिक से बनाओ चाहे एप्टीट्यूड से बनाओ, दोनों ही स्थिति में आप अच्छे रहोगे, लेकिन चाल खतरनाक है, बेसिक से बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइकिल में कितना टाइम, तो मेरे मित्र साइकिल और पैदल दोनों ही माध्यम का प्रयोग किया तो टोटल उसको 7 घंटा का टाइम लग गया। हमें कहता है साइकिल में कितना देर तक चला होगा। मान लेते हैं 7 घंटा में टी घंटा तक साइकिल से चला है, तब तो 7 - टी घंटा तक पैदल चला होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आप सबको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, बताओ मेरे दोस्त साइकिल की चाल है कितना, 12.5 है ना। तो अगर कोई 12.5 की स्पीड से टी घंटा तक जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, 12.5 टी दूरी तय करेगा। अगर कोई 3 की स्पीड से 7 - टी घंटे तक चलेगा तो वो 3 × 7 - टी इतना घंटा चलेगा, सॉरी इतना दूरी चलेगा। तो चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, और ये दोनों ही दूरी मिलके कितना है, तो दोनों ही दूरी मिल करके मेरे मित्र ये हमारा 40 किलोमीटर है। आइए अब सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो हमें नहीं लगता है कि डेसिमल हटाने की आवश्यकता भी है। ठीक है, 12.5 टी को 12.5 टी ऐसे ही रहने दो, प्लस
ये हमारा 7 हो जाएगा और माइनस का मेरे मित्र 30 हो जाएगा और बराबर कितने 40। अब देखो 12.5 में से अगर 3 चला गया तो मित्र मेरे 9.5 बचेगा। कहोगे हाँ जी सर। 21 जाके उधर घटेगा तो 19 बचेगा। अब डेसिमल हटाएंगे नीचे में, अब 10 रखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने से क्या होगा 19 बचे 95 और 19 से कम 19 और 5 दूनी 10। फाइनली आपका हो जाएगा 2 घंटे। यानी आपने साइकिल से क्या माना था, साइकिल से आपने माना था टी घंटा, जो आ कितना गया 2 घंटा। बहुत ही आसानी से मेरे दोस्त आप निकाल लिए। तो फिर यहाँ पर एलिगेशन वगैरह लगाने की क्या आवश्यकता है और क्यों अपना मूड ऑफ करना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मेथड भी यहाँ पर बेस्ट रहेगा। चलिए जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। देखो 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके जड़ और उनके शीर्ष के बीच की दूरी मेरे मित्र 48 मीटर और 50 मीटर है। छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगा। अब देखो क्या बात है, यहां ध्यान दो। 2 खंभे हैं मित्र, 2 खंभे हैं। हमें सवाल में 2 चीज दिया हुआ है। कहता है दोनों खंभे जो जमीन पर खड़े हैं उनके जड़ के बीच की दूरी कितना है 48। मेरे मित्र दोनों खंभे के जड़ के बीच की दूरी कितना है 48 मीटर। जड़ के बीच की दूरी कितना है 48 मीटर और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है 50 मीटर। उनके शीर्षों के बीच की दूरी है 50 मीटर। ठीक है, हमें क्या कहता है मित्र, हमें कहता है छोटे खंभे की ऊंचाई मेरे मित्र 10 मीटर है। लीजिए छोटे खंभे की जो ऊंचाई है वो आपकी 10 मीटर की है। बताइए बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगा। मेरे मित्र यहाँ पर एक दिमाग लगाया जा सकता है। कहोगे क्या दिमाग, थोड़ा सा मित्र यहाँ देखो, इसके पैरेलल अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तब तो मेरे मित्र एक आयत बनेगा और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होगी बराबर होगी। तब तो मित्र ये हमारा 48 होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा 48 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है और समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो मेरे मित्र क्या आप 7, 24 और 25 ट्रिपलेट पढ़े हो क्या। आप कहोगे हाँ सर, आपको ये कैसे याद आ गया, 50 और 48 देखा तो मुझे याद आ गया। आप मेरे मित्र इसको डबल कर दो, डबल करोगे तो 14, 48 और 50, ये आपको एक ट्रिपलेट नजर आएगा। आप कहोगे हाँ सर। तो देखो मेरे दोस्त, इसमें 48 यहाँ है, 50 यहाँ है ना। 48 और 50 की जिक्र तो है ही, जिक्र है किसका नहीं 14 का। तो मेरे मित्र आप आराम से यहाँ पे 14 रख सकते हो और कहीं से भी आपको परेशानी नहीं होगा। ये आपका 14 हो गया। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी तब तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ से यहाँ आपका 10 होना है। तब तो बड़े खंभे की ऊंचाई जो है 14 + 10, 14 + 10 मेरे मित्र क्या होगा 24। तो लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका 24 हो जाएगा। यहाँ से आपको 24 मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्त ये एनसीईआरटी, ये ध्यान दो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 7, 24, 25 कैसे हुआ, ट्रिपलेट है। आपको कुछ ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखो ये टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है 15 पुरुष और 45 महिलाएं 22 दिनों में क्या कर सकता है, फसल काट सकता है ना। तो 15, यहाँ ध्यान देना, 15 मेन या मेरे मित्र 25 वोमेन, 15 मेन या 25 वोमेन किसी फसल को मेरे मित्र 22 दिन में काट सकता है। तो हमें कहता है कि बताइए 9 पुरुष और 18 महिलाएं मिल करके यही काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, कहोगे क्या। यहाँ पर 15 मेन और मेरे मित्र 25 वोमेन की कैपेसिटी, 25 वोमेन की कैपेसिटी इक्वल है। तब तो मेन और वोमेन की जो यहाँ पर कैपेसिटी रेशियो होगा वो मेरे मित्र 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें मेरे दोस्त ये 5 और इसकी क्षमता 3 नजर आ रहा है ना भाई। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा,
क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा M1D1 है ना, और बराबर M2D2। कोई परेशानी नहीं है? ठीक। यहां से आप किसी एक को उठा लो, मेन को उठा लो या वोमेन को उठा लो। चलो मेन को ही उठा लेते हैं, है ना, कि 15 मेन जिस काम को 22 दिन में कर सकता है, उसी काम को अगर 9 पुरुष और 18 महिला करे, 9 पुरुष और 18 महिला करे उसी काम को, तो मेरे मित्र कितने दिन में किया जाएगा? तो यहां आप देखिए एक मैन की कैपेसिटी क्या हो गई। तो एक मैन की कैपेसिटी मेरे मित्र 5। तो एक मैन की कैपेसिटी 5 है और एक वोमेन का 3 है। मैन का 5 है और वोमेन का 3 है। तो यहां से देखो 15 पचे 75, 75 ठीक है, और गुणे 22, और इधर आपका क्या होना है? तो 9 पचे 45, अब 45 और 18 तिया 54। तो मेरे मित्र अगर 45 में हम 54 ऐड करते हैं तो 99, और इनटू मेरे मित्र हमारा डी। कैसे काम होगा? 11 दूनी 22 और 11 नमे 99। ठीक है, और देखो सिंपल, थोड़ा सा और सिंपलेस्ट हो रहा हो। हाँ, 3 तिया 9 और मेरे मित्र 25 तिया 75। फाइनली क्या होगा? 25 दूने 50 और 50/3। तो ये हो जाएंगे हमारा 16.2/3। तो 16.2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहीं से भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पच्चीस के जगह 15 होगा। क्या हुआ? चलो इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? कोई इशू नहीं है? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं आज की कहानी को। देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर को खोदने के लिए 45 आदमी को काम पे लगाता है। ठीक है, 200 दिन काम करने के बाद उसे पता चला कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई हो पाई है। उसे समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी? कोई बात नहीं, बहुत आसान है। कैसे? मेरे मित्र M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, आप टारगेट कितने दिनों का लिए हैं? 350 दिन। अब 350 दिन, यहाँ देखिएगा हमारा जो टारगेट था 350 दिन का टारगेट था। ठीक है, जिसमें हम पहली बार निरीक्षण करने गए कितने दिन के बाद? 200 दिन के बाद। यानी जब 200 दिन हमारा काम डन हो गया तो हम निरीक्षण करने गए। तो आप तनिक बताइए कि 200 दिन के बाद जब हम निरीक्षण करने गए तो मेरे मित्र हमारा काम हुआ कितना था? केवल और केवल 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब दिन कितने बचेंगे? तो दिन यहाँ पर मेरे मित्र 150। अब 150 दिन जो है बचा हुआ है, और काम कितना बचा हुआ है? टोटल 12 किलोमीटर में अगर केवल और केवल 4.5 किलोमीटर हो पाया है, यानी 7.5 किलोमीटर का काम अभी भी शेष है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर? कहेंगे सर हम जो 45 आदमी को काम पे लगाए थे ना, हम जो 45 आदमी को काम पे लगाए थे, ये आदमी जब 200 दिन काम किया तो 4.5 किलोमीटर का सड़क बना दिया। 45 आदमी को काम पे लगाए थे, जब 200 दिन काम किया है तो 4.5 किलोमीटर का काम कर दिया है ना? तो बताइए, बचे हुए दिन में, क्यों क्वेश्चन कह रहा है कि काम को समय पर समाप्त करना है, तो 350 दिन का ठेका था ना, तो 350 दिन में करना पड़ेगा। अब 350 दिन में 200 दिन आपने काम कर लिया तो बच गया 150 दिन। यानी सिंपल सा बात है कि बचे हुए 150 दिन में कितना काम कराना बाकी है? 7.5 किलोमीटर बाकी है। इसके लिए कितना एक्स्ट्रा आदमी चाहिए? तो देखो पहले से आदमी है कितना?
पहले से मेरे मित्र 45 आदमी काम पे लगा हुआ है। मान लेते हैं कि एक्स एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 45, अगर एक्स एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत पड़ेगा तो पहले से 45 आदमी थे, 45 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो क्या था क्वेश्चन, 45 आदमी ने 200 दिन काम किया, 4.5 किलोमीटर बना पाया। मान लेते हैं एक्स आदमी और आ गया, तो 45 प्लस एक्स आदमी, बचे हुए दिन में बचा हुआ काम को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि काम को समय से निपटाना है, ठीक है। आओ मेरे दोस्त, यहां से डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, कहोगे हाँ सर। और यहां से डेसिमल हटाएंगे, यहां भी जीरो आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 पचे 75, 5 नमे 45 और 9 पचे 45, ठीक है। फाइनली ये 20 पंचे हमारा 100 हो जाएगा, बराबर 45 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर 55 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 54 हो जाएगा। राजू, आपको पता है ना कि अर्थमेटिक शुरू हुआ है आज से। 1 महीना या 1.5 महीना क्लास का, 1 महीना मेरे दोस्त को क्लास का टाइम दिया है, ठीक है। तो 1 महीना तैयारी का समय दिया है, तो पहले वो सब चैप्टर पढ़ा लेंगे ना जो चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब वो सब चैप्टर समाप्त हो रहा है, तो अब मेरे दोस्त अर्थमेटिक ही तो स्टार्ट हो रहा है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है ना। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये क्या क्वेश्चन है। किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब यहां देखो, हमें कहता है कि एक मीनार की जड़ से 120 मीटर की दूरी पर, मीनार की जड़ से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। और मेरे दोस्त इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये हमारा 90 है। बताओ 60 है 90 है, तो हमारा 30 होगा, कहोगे हाँ सर। 60 के लिए √3, 30 के लिए 1, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने कितने, तो 90 के सामने मेरे मित्र हो जाएंगे 2। अब ये देखिए कि एक का मान कितना है, 120 है, तो √3 का मान क्या होगा, 120 √3 हो जाएगा। तो मेरे मित्र यही हाइट हो जाएगा। आप आराम से इसको निकाल पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है मित्र, मेरी हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा सवाल है। देखो ये कहता है, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के जड़ बिंदु की ओर आ रही 2 कार जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर अवनमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार पाता है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, है ना। इस और 10 अल्फा बराबर √3 और 10 बीटा बराबर 1/√3। आप तनिक सोचने का प्रयास करो। 10 अल्फा बराबर जो √3 है, 10 में कितने डिग्री का मान है, 10 में 60 डिग्री का मान है, तब तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री हो गया। 10 बीटा बराबर 1/√3, ये 10 में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तब तो मेरे मित्र बीटा बराबर कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हमारा क्या है, एक मीनार है, ठीक है। और एक मीनार है, मीनार के शीर्ष से 2 कार को देखा जा रहा है जो कि दोनों के दोनों मीनार की ओर आ रहा है। और दोनों कार के बीच की दूरी कितना है मेरे मित्र, 120 मीटर है। कहा यहां से जब दोनों कार को देखा गया है तो ऐसे तो दोनों कार का बनेगा कौन, यहाँ अवनमन, लेकिन जो अवनमन होता है वही उन्नयन होता है, ठीक है भाई। तो एक का अल्फा है, एक का बीटा है, जो कि एक का 60 है, एक का 30 है। तो जो नज़दीक कार है उसके लिए बड़ा एंगल आएगा और जो दूर कार है उसके लिए छोटा एंगल आएगा, ठीक है। हमसे मेरे मित्र सवाल यही पूछता है कि बताइए सर इस मीनार की हाइट क्या होगी। घबराने की कोई बात नहीं है। जब कभी भी मेरे दोस्त यहाँ वाली कोण यहाँ वाली का डबल हो, जब कभी भी कोण यहाँ वाली का डबल हो, तो यहाँ वाली का डबल होगा तो बहिष्कोण थ्योरम का प्रयोग करना। देखो जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने से जो कोण बनता है वो बहिष्कोण होता है। और बहिष्कोण जस्ट अपने बगल वाले अंतःकोण को छोड़ करके
बाकी दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। 60 जो है वो 30 और इस कोण के बराबर होगा, तब तो यहां 30 है तो मजबूरी में यहां भी 30 रखना पड़ेगा, तभी तो 30 + 30 60 होगा। आप कहोगे हाँ सर। एक और बात, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो मित्र मेरे उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा, कहोगे नहीं। हो गया खत्म क्वेश्चन, एक ही एंगल से अब हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए लंब कितने, √3, आधार कितने 1 और कर्ण कितने 2। 60 के लिए लंब √3, आधार 1, कर्ण 2। अब ये दो तो ये भी हमारा क्या होगा 2 होगा, ये दो तो ये भी हमारा 2 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। अब देखो जो 2 है वो मीटर में 120 है, तो एक बराबर क्या होगा 60, एक रेशियो का मान 60, हाइट चाहिए, हाइट √3 है, तो √3 रेशियो का मान क्या होगा 60 √3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है 60 √3 होना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आओ अब मित्र मेरे इसको देखो, ये क्या है। किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो बताइए इनमें से कितने टीचर हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखो भाई, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले मेरे भाई, यहां पर मैथ्स और फिजिक्स, ये आपका मैथ्स हो गया और ये आपका फिजिक्स हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का कहना यह है 4 टीचर ऐसे हैं जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं। केवल मैथ्स का तो यही लिमिट है ना, यही क्षेत्र है केवल मैथ्स का। 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। और आपको पता है कि 20 शिक्षक हैं टोटल मिला के जो मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। मतलब टोटल के टोटल जो ये हैं, ये मेरे दोस्त हमारे 20 टीचर हैं। अब इस 20 में से यदि 4 और 4 8 यहां आ गया तो मित्र मेरे बच कितना गया 12, यानी केवल और केवल 12 टीचर हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 12। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे दोस्त, आप लोग बार बार कहते हैं ना कि सर क्या कटअप होगी, कैसे मैं तैयारी करूं, कैसे मैं चलूं, अंतिम समय में क्या करूं। सेट तो आपकी खत्म हो गई। मैं आपसे 2 बात करता हूं, आप जरा सा बताना। पहली बात मेरे दोस्त, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। इस वक्त सबसे पहले आप जहां भी तैयारी किए हो, मेरे पास तैयारी किए हो या आपने कहीं भी किया हो, आपने नोट्स बनाया होगा। तो आपने जो नोट्स बनाया है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो नोट्स होगा उसको उलट उलट के रिवीजन करना चाहिए, ना कि बना के रिवीजन करना चाहिए। उलट के रिवीजन करने से क्या होता है, पेज को उलट उलट के आप 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिपीट कर जाओगे। क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं भी क्लास हो रही होगी तो अभी कुछ ना कुछ टॉपिक बचा होगा। ठीक है, क्योंकि समय कम था तो आदमी उसी हिसाब से पढ़ा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ टॉपिक अभी बचा होगा। तो जो बचा हुआ है उसको तो आगे पढ़ना है, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है उसको मेरे दोस्त उलट के रिवीजन करना है। लिख के रिवीजन करोगे तो क्या होगा कि एक क्वेश्चन करने, मतलब एक टॉपिक करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, और उलट के रिवीजन करोगे तो 3-4 घंटे में पूरा का पूरा जो भी अभी तक आपने पढ़ा वो रिवीजन हो जाएगा। तो 2 से 3 घंटे आप रिवीजन पे टाइम दोगे, 1-2 घंटे आप, मतलब मान लो 4-5 घंटे जो भी आप डेली क्लास करते हो वो आपकी क्लासेज में जाएगी। तो 4-5 घंटे आपकी क्लास है, 2 घंटे आपका रिवीजन है। ठीक है, फिर भी आपके पास 5-7 घंटे रिमेनिंग बच जाता है। तो उस 5-7 घंटे रिमेनिंग में क्या करना है, एक सेट आपको सेल्फ से सॉल्व करना होगा, है ना। पर डे एक सेट सॉल्व करना है, उसका डिस्कशन देखना है। ये करने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त बचेगा आपका 1-2 घंटे और 1-2 घंटे और जो बचेगा उसमें आपको अपनी जीएस सेक्शन को भी देखना होगा, क्योंकि 40 सामान्य हैं। 1-2 घंटे जीएस देखोगे तो 40 सामान्य में से भी कुछ मार्क्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे दोस्त क्या करना है, 3 घंटे आपको अपने रिवीजन पे टाइम देना है, रिवीजन पे, है ना, जो कि आपको उलट उलट के रिवीजन करना है। और इसी 3 घंटे के अंदर जो टॉपिक आपका बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा,
उस पर मेरे मित्र थोड़ा सा आपको वर्क करना है, जो कि आपका रिटन वर्क होगा। ठीक है, जो आपका रिटन वर्क होगा। और बाकी आपको क्या करना है, पेज उलट करके रिवीजन करना है ना। और इस वक्त क्या होगा, आपका लगभग 4-5 घंटे आपकी पर डे क्लास चल रही होगी, क्योंकि सिलेबस अभी हर जगह पे खत्म नहीं हुआ होगा। तो ये आपका क्या है, डेली का क्लास ये आपका चल रहा होगा। तो मेरे मित्र यहाँ से क्या हो गया, आपके 8 घंटे हो गए शॉर्ट शेड्यूल आपका। इसके बाद मेरे दोस्त आपको क्या करना है, एक सेट आपको रोज रिवीज अपने से बनाना है, एक सेट, और जितने क्वेश्चन बने बने टाइमिंग के साथ। और उसके बाद मेरे मित्र इसका डिस्कशन जो कि बुक में दिया हुआ है, आपको उसका डिस्कशन देखना है। अब कहोगे सर बुक में अच्छे डिस्कशन नहीं होते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑनलाइन है ना, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। मेरे मित्र प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट का एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है। इस ऐप पर जा करके 6 to 8, 9, 10 का मेरे मित्र यहाँ पर सेट अवेलेबल है। आप सेट यहाँ से लेकर के टाइमिंग के साथ आप बना लेना, और यहाँ पर जो है डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है, डिटेल डिस्कशन। ठीक है, आप मेरे मित्र इसको आप काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, तो ये सेट वाली ऑपरेशन आपको कितने घंटे के अंदर करना है, क्वेश्चन बनाना और डिस्कशन देखना, ये 3 घंटे का करना है। तो 3 घंटे और 5 घंटे 8 घंटे, 8 घंटे और 3 घंटे 11 घंटे, 11 घंटे की शेड्यूल हो गई। थोड़ा सा माइंड अपना फ्रेश कर लेना, और माइंड फ्रेश करने के बाद ठीक है, आपको यहाँ पर 2 घंटे आपको रोजाना जीके और जीएस पे टाइम देना है। ठीक है, इससे कि आपके जो 30 क्वेश्चन 90 के आसपास तो मैथ्स ही रहना है ना, 120 में 30 क्वेश्चन में भी आपके कुछ मार्क्स यहाँ पर गेन हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम देना है। और फिर कितने हो गए यहाँ पे, 3 5 3 8, तो 11 8 3 11, 11 और 2 13। और फिर रात के मेरे मित्र 2 घंटे, रात के 2 घंटे आपको हमारे साथ रहना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपके कितने हो गए, तो मैंने आपको जो पूरा का पूरा शेड्यूल बताया वो 3 5 3 8 3 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 घंटे। इसके बाद भी मेरे दोस्त आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं, 9 घंटे बच रहे हैं। अभी 9 घंटे में आप 6 घंटे सोने में लगा दो, 6 घंटे से ज़्यादा अभी मेरे मित्र मत सोना। ठीक है, और बाकी के जो 3 घंटे बच गए, इसमें आप जो है अपना खाना पीना जो भी है उसको देख लो। तो मेरा कहना यह है कि खाना पीना में इतना कम टाइम बचा है, अभी अब अपने से खाना तो मुझे नहीं लगता है बनाना सेफ रहेगा। तो आप क्या करो, अपना खाना मेरे दोस्त यहाँ पर मेस ज्वाइन कर लो, जितना भी टाइम बचा है मेस ज्वाइन कर लो, इससे आपके टाइम बच जाएंगे। और टाइम बच जाएंगे तो इस 1-2 घंटे के अंदर यहाँ से अपनी 2 घंटे जो आप सेव करोगे, इस 2 घंटे में भी आप कुछ काम करोगे। ठीक है, तो ये आपका मेरे दोस्त ओवरऑल अभी का वर्क होगा, और तब मेरे दोस्त आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, आप YouTube पर अपनी मैथ्स की प्लेलिस्ट बना दीजिए। ओके, वी डिमांड फॉर मैराथन, मैराथन आएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये जो मैंने आपको दिया है, इस बातों का आप ध्यान रखना, और इस हिसाब से आप अपनी काम करो। ओके, हाँ, रही बात कट ऑफ क्या जाएगी, मेरे दोस्त मैं एक टीचर हूँ, और मेरे नज़रों में सबसे पहले कैटेगरी वगैरह का कोई अहमियत नहीं होता, और मैं कैटेगरी पे कभी ध्यान नहीं देता। आपको इतना याद रखना है कि 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट का है, 80 क्वेश्चन मित्र, इसमें आपका आंकड़ा जो है, ठीक है, 65 प्लस, ये 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 65 और मेरे मित्र 65 प्लस रखना होगा, यानी कि मेरा कहना है 70, ठीक है, 70-72 के आसपास आपको स्कोर करना है। किसमें, इस 80 नंबर वाले में। ठीक है, बाकी उधर से मेरे दोस्त आपके 5-6 उधर जो 30 मार्क्स बचते हैं, 40 नंबर के जो सामान्य हैं, 10-15 नंबर आपको उधर से मार्क्स लाना होगा, मतलब 85-90 के आसपास जो है आपका अपना स्कोर रहना चाहिए, तब जाके आपका काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगली क्लास में। ठीक है, और याद रखना मेरी बात, तुम कितना भी स्कोर कर रहे हो, कुछ भी काफी नहीं होता है मित्र, कुछ भी काफी नहीं होता।
आप कितना भी तैयारी कर लो वो कम होता है। इसलिए ये सब जो कटअप उटअप का जो मेरा, अगर मेरी बात मानोगे, कटअप उटअप पर बिल्कुल जाना ही नहीं है। आप ये सोच के अपनी पढ़ाई करो कि अगर मैं 80 क्वेश्चन बनाता हूँ, 80 क्वेश्चन का मैथ्स है, तो प्रयास करो कि 80 में 80 आ जाए, है ना। लेकिन आपका जो टारगेट अपना होना चाहिए वो 75 प्लस का होना चाहिए, 75 प्लस का। तो मेरे दोस्त आपका, है ना, बहुत मजा आएगा और कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आपकी टारगेट मेरे दोस्त ये रखना है कि मेरा 75 प्लस स्कोर हो, और कोई टेंशन में मत लो, कोई टेंशन में नहीं। जिस तरीके से आपको मेरे दोस्त बताया गया है उस तरीके से आप काम करो, और अभी पल में प्रलय हो जाता है, अभी बहुत टाइम है, पेशेंस रख के काम करते चलो। एग्जाम बगल में आ गया, हाय भाई पता नहीं मेरा क्या होना है, पता ही नहीं मेरा क्या होना है, तो इससे नुकसान होगा, इससे फायदे नहीं होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं किस बैच में ज्वाइन कर जाऊं जो मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको यही कहूंगा कि लास्ट में आप नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं, अगर मेरे साथ अगर मैथ्स में आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आप मेरे साथ अर्जुन नामक बैच में ऐड हो सकते हो, जो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर है। ठीक है, जहाँ पे मैं टॉपिक वाइज फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, आप वहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।